ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय आप सभी आगंतुकों का सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी विज्ञान से जुड़े लोग हैं और विज्ञान और भारतीय संस्कृति को एक मंच पर लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह विज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा अनुपम संगम है जिसकी निश्चित रूप से वर्तमान विश्व को आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक आधारों को लेकर के चली है। भारतीय संस्कृति इतने लंबे समय तक जो अपने एक अटूट परंपरा को लेकर के विकसित हुई है, उसका मूल कारण यही है कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक तत्व वैज्ञानिकता को अपने अंदर समेटे हुए है। और इसी कारण से हम सभी यह मानते हैं कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान इन दोनों को जुड़ जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर विज्ञान भारती दिल्ली स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से इन सभी व्याख्यान श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहा है। मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक आप सभी का इस व्याख्यान श्रृंखला के जो 1 फरवरी 2021 को 5:30 बजे से आयोजित किया जा रहा है, उसमें स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलिमा कटियार महोदया का, जो कि माननीय मंत्री हैं विज्ञान एवं तकनीकी उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती पी शर्मा का, जो कि कुलपति हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और निश्चित रूप से हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर डीपी भट्ट सर का, जो कि इस स्वदेशी साइंस मूवमेंट के फाउंडर मेंबर हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारी आयोजन मंडली का, यहां उपस्थित समस्त उन वैज्ञानिकों का जिनके माध्यम से हम यह प्रयास करना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय विचारधारा और भारत का जो विज्ञान है, जो तकनीकी है, वह संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर सके, संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा की ओर प्रेरित कर सके। भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ था और वर्तमान परिस्थितियों में भी भारत एक विश्व गुरु की भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। जहां पर एक और ऐसी स्थितियां हैं कि देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं, जहां एक और ऐसी स्थितियां हैं कि मानव मानव से दूर होता चला जा रहा है, वहां पर निश्चित रूप से भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति उन सभी को एक नए राष्ट्र की ओर, एक नई विचारधारा की ओर लेकर के जाने का प्रण रखती है। और आज का जो व्याख्यान है, वह व्याख्यान भी उसी दिशा में हमें आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। आज का व्याख्यान तकनीकी राष्ट्रवाद इस विषय को अपने अंदर समेटने वाला है। निश्चित रूप से इस व्याख्यान के माध्यम से हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कार्य एक नई दिशा की ओर प्रेरित होने वाले हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं डॉक्टर डीपी भट्ट सर,
उन्हें उससे प्रार्थना करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे सर्वप्रथम अपने अध्यक्षीय उद्बोधन और स्वदेशी साइंस मूवमेंट, जिसे हम स्वदेशी विज्ञान आंदोलन भी कहते हैं, विज्ञान भारती दिल्ली के तत्वावधान में जो संचालित है, उस स्वदेशी विज्ञान आंदोलन की भूमिका और साथ ही इस कार्यक्रम की उपादेयता, उन दोनों के विषय में हम सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। उन उद्बोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। डॉक्टर डीपी भट्ट सर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। सभाए नमः। मेरी आवाज आई आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। इतने शुद्ध दैवी अनुष्ठान व मंगलाचरण वंदना के पश्चात सर्वप्रथम मैं व्याख्यान श्रृंखला के इस महत्वपूर्ण वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों व प्रतिभागियों को प्रणाम करता हूं व विज्ञान भारती दिल्ली की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसा आशुतोष जी ने भी कहा, आज का विषय बड़ा सम्मोहक विषय है, टेक्नो नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद। ये ऐसा शब्द है कि एक ही शब्द में मेरे ख्याल से सारी बात निपट सकती है। स्वदेशी या तकनीकी राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जो हमारी आत्मा को हिला देता है, जिसका उच्चारण मात्र ही भावुक कर देगा। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच, बिना किसी सुख सम्मान पाने की कामना से कर्म के प्रति समर्पण व देश का विकास ही इसमें रहस्यमय ढंग से छिपा है। दूसरा, ये अद्भुत आयोजन भी है जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि माननीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामयी उपस्थिति के साथ व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन आज संपन्न होगा। श्रीमती नीलिमा कटियार जी गत 4 माह के भीतर मुख्य अतिथि के रूप में दोबारा आपका आगाज देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। और चूंकि आप एक युवा जोशीले नेतृत्व के प्रतीक के रूप में स्वदेशी ज्ञान विज्ञान के समर्थन में हमेशा एक बुलंद आवाज है, इस स्वार्थ से मैं आपको तहे दिल से, स्वदेशी के स्वार्थ से मैं आपको तहे दिल से आपका विशेष अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, जिनको मिलने का मुझे अभी अभी कुछ हफ्तों पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी प्रथम मुलाकात थी आपसे। कर्तव्य परायणता से लबालब एक व्यक्तित्व जो मैंने महसूस किया, जिन्होंने जीबीयू का काया पलट किया है। सर, आपका भी स्वागत। थोड़ा बहुत फोरम के बारे में। स्वदेशी साइंस मूवमेंट एक अखिल भारतीय मोस्ट पॉजिटिव साइंस मूवमेंट है, ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसर के वासु, जो विभिन्न राज्यों में स्वतंत्र रूप से पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहा है। वो विज्ञान भारती के नाम से इस समय देश में काफी मशहूर है। फ्रेंड्स, देयर आर मेनी misconceptions with devastating consequences with respect to Indian SET. SET means Science, Engineering and Technology, which we all have been undertaking as a force in the country. But a distinct feature of our daily based forum has been its consistent working on Indian languages. I think this is one of the lone forum, science forum, I would claim, because it's a myth that Indian languages are no good in science communication, for which English alone would have to be used forever, needs to be revisited, revised, in order to take all necessary steps to popularize science amongst all sections of society, that is mass. मित्रों, चूंकि मैं विज्ञान और शिक्षा का विद्यार्थी रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मुझे अपनी बातचीत को उसी दायरे में रखना चाहिए जिसमें मैंने काम किया है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा को हिंदी भाषा के तहत अर्जित करना शायद मेरे लिए एक डिफॉल्ट प्रोसेस था, लेकिन कालांतर में निश्चित रूप से नियति हम सभी को निर्देशित करती रहती है। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें चुना है,
वह काम तो हम कम से कम पहले कर लें। और मैंने इस दिशा में विज्ञान भारती दिल्ली के माध्यम से समाज के लिए थोड़ा बहुत अंशदान करने का प्रयास किया है, जिसकी मुझे काफी खुशी है। मित्रों, इतिहास साक्षी है कि भारत अपनी भाषा व संस्कृति द्वारा पूरे विश्व के लिए ज्ञान विज्ञान का स्रोत था। यहाँ का विज्ञान शिखर पर था, परंतु शताब्दियों तक परतंत्र रहने के पश्चात भी हम अपनी संस्कृति तथा मातृभाषा की शक्ति को भुला चुके हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा, वह हिंदी को राजभाषा के रूप में अवश्य स्थापित किया, क्योंकि उनको जानकारी थी कि हिंदी के माध्यम से ही हम देश को एक सूत्र में बांधकर सुसंस्कृत, सशक्त व विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में, पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह नहीं हो पाया। हम 70 साल तक भी अपनी भाषा में कम से कम विज्ञान की प्राथमिक स्कूली पढ़ाई प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जबकि कई विकसित देश हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, हंगरी है, पोलैंड है, इन्होंने उच्चतम शिक्षा भी अपनी मातृभाषा में करी है। लेकिन हमने उनका नकल नहीं कर सकते। हम हमारी उच्चतम शिक्षा भी मातृभाषा में हो, तो उस पर अलग से लेक्चर हो सकता है। तो कम से कम प्रारंभिक जो स्कूली शिक्षा है उस पर भी हम अभी तक जो है पूरी तरह से अभी तक हम अंग्रेजियत के गुलाम बन के रह गए हैं। और यही गुलाम मानसिकता जो आशुतोष जी कह रहे थे, विश्व गुरु का क्लेम हम सब लोग करते हैं, शायद ये गुलाम मानसिकता भारत को विश्व गुरु बनाने में बाधक भी है। मित्रों, दूसरे की बोली से बोलने वाली भाषा और स्वभाषा में जो कर्कश अंतर है वह यह है कि हमारा मस्तिष्क मौलिक सोच को हिंदी या मातृभाषा में सोचता है। यदि आप 2 का पहाड़ा पढ़े, हम सब ने, हमारे जनरेशन के लोग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब अंग्रेजी में 2 2 2 3 आई थिंक योर माइंड इज ट्रांसलेटिंग। सो आपकी क्रिएटिविटी में एक तरह से ह्रास उत्पन्न होता है। और इनोवेशन क्या है? व्हेन यू चैनलाइज क्रिएटिविटी देन इट बिकम्स इनोवेशन। जब आपका क्रिएटिविटी में ही ह्रास उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप से इनोवेशन में भी ह्रास उत्पन्न होगा। ये इसको मैं एक बीमारी मानता हूँ। तो इसलिए आवश्यक है कि जनमानस तक हमको साइंस को ले जाना है। इफ यू वांट टू रियली टेक साइंस इनटू द मास, वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ आवर लोकल लैंग्वेजेस, आवर रीजनल लैंग्वेजेस, और फॉर दैट मैटर हिंदी। एल्स साइंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लास कम्युनिटी, जो स्थिति अभी देश में है। तो इसको करने के लिए हम पिछले 25 साल से प्रयासरत रहे हैं। और विषय वस्तु में यदि हम जाते हैं तो हमने पराविद्या, अपराविद्या, जिसको हम हायर नॉलेज सिस्टम या फिर वर्ल्डली नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उनका समन्वय को लेकर के हमने संगोष्ठियाँ करी। सामाजिक विकास को लेकर के हमने संगोष्ठियाँ करी हैं। इनोवेशंस को लेकर के हमने कम से कम 5-6 संगोष्ठियाँ करी हैं। और इतना ही नहीं, हमने सामुदायिक एक्शन के तहत भी प्रोफेसर वासु साहब के नेतृत्व में हमने तहसील और ब्लॉक लेवल में जाकर हम लोगों ने गांव के विकास की योजना बनाकर माइक्रो इंटरप्राइजेस साउदर्न इंडिया में स्थापित करे। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने की बात करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ हमने नहीं करी है। आध्यात्मिक का मतलब है, एक सैलिएंट एग्जाम्पल मैं दूंगा, उत्तराखंड ट्रेजेडी जब आई तो विज्ञान भारती दिल्ली ने अग्रिम भूमिका निभाई और वहां जाकर के गांव के लोगों ने हमने गॉडली सपोर्ट दिया। That way I call that we have been involved even in the spiritual way also through विज्ञान भारती दिल्ली। तो इन शब्दों के साथ यदि मैं ज़्यादा फिर तारीफ करूं फोरम की, तो अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने डिजिटल पब्लिकेशन स्टार्ट किया और अभी जुलाई 2020 में हमने उसका रिलीज किया और नेक्स्ट इशू भी जल्दी आने वाला है। तो कोरोना काल में भी हम लोग शिथिल नहीं पड़े हैं। तो इन शब्दों के साथ शायद मेरा समय भी, मैं शायद समय ज़्यादा ले रहा हूँ, तो मैं सब लोगों का आपको फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपका समय जितना भी अधिक से अधिक हमें मिल सके उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। फिर भी अभी कार्यक्रम की अपेक्षा के अनुसार
आपका जो कहना है ये उचित ही है क्योंकि कि मुझे लग रहा था कि मैं स्पीच दे रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से निश्चित रूप से जो भी इस स्वदेशी विज्ञान आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं और जिनके द्वारा अपने जीवन में ऐसे कार्य किए गए हैं जिनके माध्यम से इस ज्ञान विज्ञान को हम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर लेकर के जा सकें, इस उद्देश्य से आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता हैं, उन दोनों को ही एक सम्मान पत्र स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से दिया जा रहा है। और मैं डॉक्टर एस.के. धवन सर, जो कि हमारे डी.पी. भट्ट सर के सहपाठी भी रहे हैं और उपाध्यक्ष हैं स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के, और साथ ही डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम, उनसे कहूंगा कि वे अपने कैमरे ऑन कर लें और इनका जो वाचन है वह वाचन मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। और इस सम्मान पत्र के माध्यम से उद्देश्य इतना सही है कि जो भी कार्य अभी तक हम कर रहे हैं उन कार्यों को और नित्य नवीन ऊंचाइयों तक लेकर जाने का जो कटिबद्ध निर्णय हमने किया है वह निर्णय और भी अधिक मजबूत हो, सुदृढ़ हो। भारतीय स्वदेशी विज्ञान आंदोलन, विज्ञान भारती दिल्ली, व्याख्यान श्रृंखला फरवरी 2021 के आयोजकों द्वारा सम्मान पत्र श्रीमती नीलिमा कटियार, माननीय मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी, उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कृष्ट योगदान के परिसाक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य के विज्ञान और तकनीकी नेतृत्व को नवीन मूल्यों से विकसित, संपोषित एवं पल्लवित करने हेतु नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में राज्य की शिक्षा में नवोन्मेष व्यवस्था को भावी समृद्ध भारतीय अवधारणा के अनुकूल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नेतृत्व प्रदान करने हेतु शोध कार्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय वैभव का सूत्रपात करने वाली आधारशिला के रूप में विकसित करने में अनवरत प्रयत्नशीलता हेतु व्याख्यान श्रृंखला 2021 के शुभावसर पर 1 फरवरी 2021 को यह सम्मान पत्र प्रदान करने में अपार हर्ष हो रहा है। डॉक्टर देवेंद्र प्रकाश भट्ट अध्यक्ष, डॉक्टर रश्मि मिश्रा कार्यक्रम समन्वयक व सह सचिव एवं संपूर्ण विज्ञान भारती दिल्ली एवं स्वदेशी विज्ञान आंदोलन की ओर से आपको यह सम्मान पत्र प्रस्तुत करते हुए हम सभी अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। डॉक्टर एस.के. धवन सर और डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम, अभी ये जो सम्मान पत्र है ये वर्चुअल रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन शीघ्र ही ये आप तक पहुंचाया जाएगा किसी भी माध्यम द्वारा। और यह एक सम्मान भी है और यह एक ऐसा प्रतिबिंब भी है जिसके माध्यम से हम अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में स्वदेशी विज्ञान के लिए, विज्ञान एवं तकनीकी के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए आपके जो कार्य हैं वे कार्य संपूर्ण जनमानस को प्रभावित करने वाले होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती नीलिमा कटियार में, माननीय मंत्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्हीं के साथ हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनके सम्मान पत्र आप देख रहे हैं, डी.पी. भट्ट साहब के बिल्कुल पास में आपके सम्मान पत्र हैं। और प्रोफेसर भगवती पी शर्मा जी निश्चित रूप से भारतीय विज्ञान और भारतीय संस्कृति के लिए एक नए सूत्रपात, एक नए सूत्र को धारण करने वाले हैं। आपके जो कार्य हैं वे कार्य इतने हैं जिन कार्यों को इस सम्मान पत्र पर समेट पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, किंतु कम परिचय देते हुए प्रयास करेंगे कि आपका
जो सम्मान पत्र है वह सम्मान पत्र आपके कार्यों के कुछ ना कुछ अनुकूल अवश्य बन सके। सम्मान पत्र का वाचन मैं करने जा रहा हूं और हमारे सतीश धवन सर और डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम आप उपस्थित हैं। आप ही की उपस्थिति में और अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में सम्मान पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। भारतीय स्वदेशी विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती दिल्ली व्याख्यान श्रृंखला फरवरी 2021 के आयोजकों द्वारा सम्मान पत्र प्रोफेसर भगवती पी शर्मा, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के उत्कृष्ट योगदान के परिसाक्ष्य में वैश्विक व्यापार परिस्थिति, मुक्त व्यापार समझौते, आर्थिक भूमंडलीकरण और व्यापार से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिकताओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधानात्मक एवं जनोपयोगी कार्यों के लिए भारतीय उद्योग एवं व्यापार जगत की मूलभूत आवश्यकताओं, वैश्विक व्यापारिक नीतियों, कृषि समस्याओं और भावी समृद्ध भारत के निर्माण के मौलिक उपायों को विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करने हेतु विश्व व्यापार नीतियों, आर्थिक जगत के नैतिक तत्वों, संगठनात्मक, सांस्कृतिक और आमूलचूल परिवर्तनशीलता के अग्रदूत के रूप में विश्व व्यापार के अनूठे सिद्धांतों को प्रदान करने हेतु विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में आयोजित हो रही अर्धवार्षिकी मंत्रालयिक संगोष्ठियों में अनेक स्थानों पर भारतीय व्यापार सिद्धांतों और नैतिकताओं से अवगत कराने हेतु स्वामी विवेकानंद की वैश्विक मानवता विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में दुबई और शारजहां में स्वामी विवेकानंद के वैश्विक मानवता से संबद्ध विचारों को विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु आजीवन शिक्षा से जुड़कर शैक्षिक नीतियों, भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान एवं स्वदेशी स्वभाषा व स्वदेश के आत्मगौरव से अभिभूत उनके सम्मान्य को व्याख्यान श्रृंखला फरवरी 2021 के शुभावसर पर 1 फरवरी 2021 को यह सम्मान पत्र प्रदान करने में अपार हर्ष हो रहा है। डॉक्टर देवेंद्र प्रकाश भट्ट अध्यक्ष, डॉक्टर रश्मि मिश्रा कार्यक्रम समन्वयक व सह सचिव एवं संपूर्ण विज्ञान भारती दिल्ली की ओर से आप सभी को नमन, आपके कार्यों को नमन और आपके जीवन इसी प्रकार से हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते रहें। आपके माध्यम से हम जीवन में नित्य नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक कदम भी यदि बढ़ा सकेंगे तो हम अपने आप को बहुत ही धन्य मानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस सम्मान पत्र विज्ञान भारती की ओर से प्रदान किया जा रहा है। भट्ट सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस भट्ट सम्मान पत्र को प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही यह सम्मान पत्र शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। और इस सम्मान से भी अधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि आज हमको आप दोनों को सुनने का अवसर मिलने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील हो रहे हैं। यह व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य केवल और केवल हमें उन प्रेरणाओं को प्राप्त होने का एक मानदंड विकसित करने का आधार बनाना है, जिसके माध्यम से आप सभी के द्वारा प्रेरित विचारों के माध्यम से स्वयं और इन्हीं सम्मान पत्र के बाद मैं हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती नीलिमा कटियार मैम, जो कि माननीय मंत्री हैं विज्ञान एवं तकनीकी उत्तर प्रदेश सरकार को, इन शब्दों के द्वारा आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए हैं तो प्रेरणा का एक गीत सुनाकर जाइए। आए हैं तो प्रेरणा का एक गीत सुनाकर जाइए। अंधियारों के देश में उजियारा लेकर आइए। हमारे मन का कोना कोना रोशन हो जाए। हमारे मन का कोना कोना रोशन हो जाए। अपनी बातों से मन में एक दीप जलाकर जाइए। तो हम
अपने मन में एक दीप जलाने के लिए तैयार हैं और आपके व्याख्यान के माध्यम से हम इस दीप को प्रज्वलित करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती नीलिमा कटियार मैम। धन्यवाद आशुतोष जी। सबसे पहले तो स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम विज्ञान भारती कहते हैं, किन शब्दों में अभिनंदन करूं। किस प्रकार से बिल्कुल मिशन मोड में इस मूवमेंट ने विज्ञान का प्रचार प्रसार उसके सही स्वरूप में देश के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं बहुत बहुत सबसे पहले अभिनंदन करना चाह रही हूँ और सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रकाश भट्ट जी का, जिनके माध्यम से मैं विज्ञान भारती का अभिनंदन कर पा रही हूँ। और जो बात करेंगे तकनीकी राष्ट्रवाद पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सम्मानीय भगवती पी शर्मा जी, वाइस चांसलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया है, संयोजन किया है, एनआईटी की हेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी, जो टीम है प्रोफेसर संजय के शर्मा जी, श्री रोशन अग्रवाल जी, श्री मधुकर स्वयंभू जी, और जो संचालन कर रहे हैं और बड़ा समीचीन संचालन कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से कॉन्फ्रेंस के मूल को वो जीवंत कर रहे हैं। संचालन भी एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है, तो आशुतोष जी उसमें सफल हो रहे हैं। इसका जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आज जीडीपी में विश्व में हमारा योगदान 2.04% है। 1500 वर्ष पहले 32% था। और रोज खोज के आनंदित होता है कि आज हमने ये जीवन की बड़ी गुणवत्ता का एक खोज कर डाली, उससे जीवन और उत्कृष्ट तरीके से हम जी सकेंगे। उस कला को हम हजारों वर्ष पहले सिद्ध करके और अपने आचरण, व्यवहार, आदत, सभ्यता, परंपरा में ला चुके। और किसी देश का डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको आज जैसे दुनिया आंक रही है, वो केवल इस दृष्टि से आंक रही है कि वो देश कितनी तेजी से अपने नव प्रवर्तनों की पहचान कर रहा है और अपने यहाँ की नव प्रवर्तनों को अंगीकार करके उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। और न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहा है, उसकी एनर्जी, उसका फोकस, उसका जो इकोनॉमिक फ्लो है, वो इस नव प्रवर्तनों को कितनी तेजी से अंगीकार करते हुए, अभी वैश्विक व्यापार की बात हो रही थी, उस पर वो कितना कंट्रोल करके लेकर जाता है। आज किसी देश की, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, उसके आर्थिक सफलता का विषय हो, उसकी सामाजिक सुरक्षा की बात हो, वो सारा कुछ टेक्निक डिपेंड हो गया है। और इसलिए आज तकनीकी राष्ट्रवाद, ये हमारे कभी सतही होता होगा, लेकिन आज ये मूल विषय है। और तकनीकी राष्ट्रवाद इसको अंगीकार करके इसके जो घटक हैं, उन घटकों को समझकर किस स्तर पर किस घटक को हम अपनी राष्ट्रीयता के मानकों को, मान बिंदुओं को उसमें समाहित तकनीकी में करते हुए हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में, हमारे जो योग्य है, जिनके अंदर कौशल है, उनके अंदर हम नव प्रवर्तनों को लेकर कैसे जिज्ञासा और उसकी स्वीकार्यता, और हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर इन मेधाओं को कैसे हम सम्मान दे सकें।
और वो हमारे निश्चित रूप से राष्ट्रीय सामर्थ्य में बहुत बड़ा योगदान बन करके निकल करके आ रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सा ध्यान में आ रहा है, जब तकनीकी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और हम सदी की सबसे बड़ी आपदा के बीच में से गुजर रहे हैं, तो सदी बाकी है, और उस सदी की सबसे बड़ी आपदा के अंदर ये तकनीकी राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा पूरे विश्व को संदेश है भारत का, कि हमने अपने यहाँ वैक्सीन बनाई और हम अपनी परिवेश की अनुकूलता को लेते हुए तो वैक्सीन बना ही रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मकता है हर दृष्टिकोण से, और उसे हम दुनिया को भी दे रहे हैं। मानवीयता भी हो रही है और व्यापार भी हो रहा है। तो हर दृष्टिकोण से ये जो तकनीकी है, ये भारत की पहचान को विश्व पटल पर पुनः उसके अपने जो मूल स्वरूप है, जो उसका उस पर धुंध आ गई थी, उस धुंध में से हटाकर मूल स्वरूप में भारत को लाने के लिए तकनीकी राष्ट्रवाद आज मूल विषय है। उसमें सब समाहित है। जो हमारी किताबें हैं, उन पुस्तकों के अंदर वो जो भाषा है, वो भाषा ऐसी हमारे पास अभी जो है वो इस तरह की है कि हमारे भारत की जो मेधा है, योग्यता है, जो और निखर सकती है, वो कहीं ना कहीं जो हमारी उपलब्धता है तकनीकी पुस्तकों के रूप में, उसके कारण कुछ हमारी उसमें बाधा आती है। तेजी से हर स्तर पर जो किताबें लिख सकते हैं वो लिख रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा उसकी रीच पहुंचा सकते हैं प्रकाशन के माध्यम से वो रीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयोगात्मक कैसे हम नवोन्मेषी हो सकते हैं और रीचेबल हो सकते हैं, उस प्रकार से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत मैं ऐसा समझ रही हूँ, देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो इसका सशक्त उदाहरण है कि हम तेजी से तकनीकी राष्ट्रवाद को व्यवहार में लाने पर, और उसका जो हमने वैक्सीन विश्व को दी सबसे पहले, और सबसे सस्ती वैक्सीन और सबसे अच्छी वैक्सीन, तो तकनीकी राष्ट्रवाद में हम बात करते करते समझते समझाते व्यवहारिक रूप में भी हमारी नई पीढ़ी को एक तकनीकी राष्ट्रवाद का आत्मबल, आत्मविश्वास, उसका भी उदाहरण देने की परिस्थिति में अपने सशक्त नेतृत्व के कारण आ रहे हैं। समृद्ध परंपरा पर विश्वास करते जाने की शनै शनै उसके तमाम उदाहरण हैं बीच के अंदर। हमारी नई पीढ़ी के अंदर वो आत्मविश्वास भी पनप रहा है, वो धीरे धीरे मुखरित हो रहा है। मैं पुनः स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया को और सम्मानीय भट्ट जी जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार कर रही हूँ, और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए, क्योंकि जिस पुनीत पावन उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत माता की वंदना के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये आराधना निश्चित रूप से जिस सिद्धता के लिए हो रही है, उस सिद्धता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत। आपके इस प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मविश्वास तरीका दूसरा कोई मित्र नहीं, क्योंकि आत्मविश्वासी व्यक्ति ही समुद्र के बीचों बीच जहाज के नष्ट हो जाने पर भी उसे तैरकर पार कर लेते हैं। परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में यदि हम अडिग होते हैं तो उसका मूल कारण यही है कि हम आत्मविश्वासी हैं। हमारी संस्कृति ने भी हमें आत्मविश्वासी होना ही सिखाया है। हमारी भारतीय संस्कृति के माध्यम से हम निश्चित रूप से यह मानते हैं कि हम आत्मा में विश्वास करते हैं, और जब हम आत्मा में विश्वास करते हैं तो हम आत्मविश्वासी स्वयं हो जाते हैं, क्योंकि हम नश्वरता में विश्वास करते ही नहीं, क्योंकि हम उस शरीर में जो कि नश्वर होने वाला है उसमें विश्वास करते ही नहीं। जब हम आत्मा में विश्वास करते हैं तो हम अजर होकर, अमर होकर और उस परमात्मा के अंश होकर इस सृष्टि में अपने कार्यों को करते चले जाते हैं।
यह आत्मविश्वास ही सत्य की कुंजी है। और इसीलिए शायद कहा गया है कि अपने पैदा किए सूरज से उजाला मांगो, क्योंकि दूसरे की रोशनी का भरोसा क्या। आज भारत ने जब अपनी वैक्सीन तैयार की है तो यह एक सूत्र वाक्य हो सकता है कि अपने पैदा किए सूरज से उजाला मांगो। हमने अपने आप को देखा, हमने स्वयं को समझा और स्वयं को उस लायक बनाया कि हम स्वयं अपने परिस्थितियों और वैश्विक परिस्थितियों का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम संपूर्ण विश्व के समस्त दुखों को दूर करने के लिए तैयार हैं। हम उनके कष्टों का निवारण करके उनको एक श्रेष्ठ जीवन देने के लिए तैयार हैं। यही आत्मविश्वास हम सभी को अपने अंदर धारण करना चाहिए। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण की और हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले जो हमारे वक्ता हैं, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा। आपका सम्मान पत्र का वाचन करने का मुझे सौभाग्य मिला और आपके द्वारा किए गए कार्यों को जानने का सुअवसर भी मुझे मिला। और उन सब बातों को लेकर के मैं यही कह सकता हूँ कि मनुस्मृति के अंदर जो एक श्लोक है, वह श्लोक कहता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ऋषि मुनियों से समस्त संसार के लोग चरित्र का पाठ सीखते हैं। भारत में ऐसे उत्पन्न हुए ऋषि मुनियों में हम आपको भी स्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान युग में ऐसे ही ऋषि मुनियों की आवश्यकता है जो कि संपूर्ण विश्व को वह पाठ दे सके, वह शिक्षा प्रदान कर सके, जिस शिक्षा के माध्यम से विश्व आगे की ओर अपने बढ़ते हुए कदमों को अडिगता के साथ में स्थापित कर सके। और यह आवश्यकता निश्चित रूप से आज के समाज में हमें देखने की है। आपका आज का विषय तकनीकी राष्ट्रवाद। राष्ट्र और तकनीक एक साथ यदि हो तो उस राष्ट्र का न केवल मुकाबला करने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी तरीके से मुकाबला करने की स्थिति में बात नहीं करते। अभी तो हमारी तकनीकी का उद्देश्य यह होता है कि मानव का जीवन श्रेष्ठ बने, और उस श्रेष्ठता की ओर हम तभी जा सकते हैं जब हम एक ऐसे राष्ट्र में हो जो तकनीकी रूप से समृद्ध हो, सशक्त हो। आज की तकनीक और राष्ट्र और राष्ट्रवादी सोच और भारतीय संस्कृति का वह पुरातन और महत्वपूर्ण आदान हमें एक साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। अतः मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी को, जो कि वर्तमान में कुलपति हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके उद्बोधन के लिए। जी, आपका आभार। मान्यवर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री नीलिमा जी, आदरणीय नीलिमा जी कटियार आज की मुख्य अतिथि हैं, और मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति में और तकनीकी राष्ट्रवाद की चर्चा एक सबसे समीचीन विषय बन जाता है। विज्ञान भारती के अध्यक्ष आदरणीय डीपी भट्ट साहब, संयुक्त सचिव रश्मि जी, आशुतोष जी एवं सभी पदाधिकारी, महानुभाव, बंधुओं बहनों, भारत में विज्ञान की अत्यंत उज्जवल और सुदीर्घ परंपरा रही है, और सुदीर्घ नहीं, मैं कहूं अनादिकालीन परंपरा रही है तो अतिशयोक्ति नहीं। और हमारे यहाँ तो जो अभी भाषा की बात चली थी, तो हमारी भाषा के जो मूल संस्कृत भाषा है, और हम ये कहते हैं कि लगभग सारी भारतीय भाषाएं उधर यूरोप और भारत की ये सारी संस्कृत से इनका उद्भव हुआ है। तो ऐसा देखें तो प्रत्येक शब्द में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी छिपी हुई है। आदिकालीन कहता हूं तो मैं थोड़ा सा स्मरण दिलाऊं कि हमारे यहाँ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण में कृत्तिका नक्षत्र में वसंत संपात की बात कही गई, और जो 5000 वर्ष पहले होता था। और उसमें अगर हम देखें तो शब्दों के निर्वचन, उदाहरण के लिए 1628 में पहली बार वैज्ञानिकों में विलियम हार्वे ने पता लगाया कि हृदय का काम मानव शरीर में रक्त का संचार था, जबकि उस 5000 वर्ष पुराने ग्रंथ में हृदय के 4 कार्यों का वर्णन
उसकी हृदय शब्द की व्युत्पत्ति में ही निहित था। ह र द य, उसमें हरते ददाते रहते यमम हृदय शब्द, जो हमने 20वीं सदी में पता लगाया। इन चारों कार्यों का, हरते यानी शरीर से रक्त को लेता है, ददाते यानी देता है, रहते यानी शरीर में घुमाता है, यमम यानी धड़कनों का नियमन करता है। आज का विज्ञान कहता है कि हृदय की धड़कनों के नियमन में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है, सीधे सीधे हृदय ही करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने 5000 वर्ष पहले ऐसे शब्द रचना ही इस प्रकार से में चूंकि शरीर से ही प्रारंभ करना किया है, इसी में आगे बढ़ाते हुए, जैसा हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय में नेचुरल पेसमेकर होता है वो करता है। और अगर नेचुरल पेसमेकर के अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वीक हो जाते हैं, विद्युत स्पंदन, तो एक लिथियम आयन या सिल्वर आयन या कोई उचित बैटरी छोटी सी पसलियों के वहां लगाकर और उससे एक इलेक्ट्रोड वेंट्रिकल में नीचे टिप पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई इंपल्सेस दिए जाते हैं। किसी की गंभीर स्थिति होती है तो दोनों वेंट्रिकल्स, और गंभीर स्थिति में दोनों वेंट्रिकल और एट्रियम। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक हृदय नाशरी थोड़ा लंबा है, जिसमें कहा गया हृदय के अग्रभाग में मैं विद्युत को धारण करूं, आवश्यकता होने पर वहां कोशाभ्याम यानी 2 कोश यानी दोनों वेंट्रिकल में, आवश्यक होने पर मस्तनाभ्याम यानी सभी अंगों में, और पसलियों के बीच। मतलब कहने का मतलब यह है कि हृदय के अग्रभाग में सूक्ष्म जैव विद्युत की भूमिका होती है, जो आज 20वीं सदी में हमने पता लगाया, उसको कई सहस्त्राब्दी पहले यजुर्वेद में लिपिबद्ध है। अधिक विषय प्राचीन उसमें नहीं जाऊंगा। अभी हम तकनीकी राष्ट्रवाद आज का कैसे अनुसरण करें, जैसा आदरणीय नीलिमा जी ने भी कहा था कि ये हम आज के समय में अनुसरण करें, लेकिन 1-2 बातें और मैं कहना चाहता। नीलिमा जी ने भी कहा था कि भारत का सन 0 AD से 1500 AD तक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 34% कंट्रीब्यूशन था। तो यह, हम केवल कृषि प्रधान देश नहीं थे, हम प्रौद्योगिकी प्रधान और उद्योग प्रधान देश थे। सब चीजों का उत्पादन होता था और हमारे एक एक शब्द में प्रौद्योगिकी छिपी हुई। उदाहरण के लिए विश्व में जिंक का मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं जानता, और आज से 4000 साल पहले या उससे भी पहले हम जस्ते का, जिंक का स्मेल्टिंग और उसका डिस्टिलेशन करके आए, और भारत ने अधिकांश धन जो कमाया वो जिंक के एक्सपोर्ट से कमाया। और इस जिंक के लिए हमने यशद शब्द का उपयोग किया, और इस यशद में ही उसकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग छिपी हुई है। जिंक का मैन्युफैक्चरिंग बड़ा संवेदनशील होता है। 820 डिग्री पे जिंक मेल्ट होता है, उसकी अगर और उसकी मिट्टी को गर्म करेंगे तो 820 डिग्री पे जिंक मेल्ट होगा, और 910 तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। इसलिए कोई भी विश्व में जिंक की मैन्युफैक्चरिंग नहीं जानता था। हमारे प्राचीन मनीषी इस बात को जानते थे, और वो जो क्ले रिटोर्ट का उपयोग करते थे, उस क्ले रिटोर्ट में ऊपर एक कॉपर प्लेट लगा देते थे, और जिससे कि वो बॉइलिंग 910 डिग्री में बॉइलिंग के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता था, और वो कंडेंस होकर हम डिस्टिलेट कर लेते थे, और जिंक मेटल था। इसलिए हमने जिंक, यशद शब्द की व्युत्पत्ति ही इस प्रकार से की, ताम्रः यश प्रदायते इति यशद, which gives credit to the copper। यानी कि 5000 साल पहले जो यशद शब्द की हमने निरुक्ति या निर्वचन किया, उस निर्वचन में ही हमने जिंक की मैन्युफैक्चरिंग की, मेटलर्जिकल केमिस्ट्री का गूढ़ रहस्य जो है उसके नामकरण में ही इंगित कर दिया। तो जैसा मैंने कहा, चाहे हरते ददाते रहते हृदय शब्द है, चाहे ताम्र यश प्रदायते इति यशद, हमारे यहाँ सभी शब्द ही अपने आप में ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधान रहे हैं। इस बात से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। 1-2 उदाहरण में प्राचीन अपने ओर देके और आगे बढ़ना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हमारे जो सामान्य वाङ्मय है, चाहे रामायण महाभारत, उनमें भी अथाह विज्ञान भरा पड़ा है, और वेदों में भी। 1-2 बातें और कहते हैं। 1998 के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया, ये जो अनंत अंतरिक्ष है,
20 खरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 400 से 500 अरब तारे हैं। आकाश गंगाओं के बीच खाली स्पेस है, इसमें इंटर गैलेक्टिक स्पेस में एक डार्क एनर्जी है। और यह जो श्याम ऊर्जा या डार्क एनर्जी है, ये सारी जो गैलेक्सी जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, इसकी तुलना में 3 गुनी वजन वाली डार्क एनर्जी, और उसी के कारण ये आकाश गंगाओं के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। हबल टेलीस्कोप से ये पता चला, और सब ज्यादातर ये अनुसंधान डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के सन 2000 के बाद के। हमारे यजुर्वेद में, ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर ऐसे मंत्र हैं। त्रिपादूत उदय में अभी उस पूरे में समय नहीं लगाऊंगा मंत्रों के उसमें, लेकिन जिसका अर्थ ये है कि इस ब्रह्म का एक पाद में ये सारा दृश्य जगत है, चर और अचर, और 3 पाद यानी उसके 3/4 इस अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन है। यानी 3/4 डार्क एनर्जी का वो, मतलब हर बात में इतना ज्ञान विज्ञान। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैंने कहा कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनादिकालीन परंपरा है। लेकिन आज हम देखें, अपना देश की जनसंख्या 138 करोड़ है, जो लगभग हम ये देखें तो यूरोप के 50 देश और लैटिन अमेरिका के 26 देश, 76 कंट्रीज की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर हमारी पॉपुलेशन है। और विश्व का सर्वाधिक युवा 20% यूथ हमारे पास है। विश्व की सर्वाधिक खेती योग्य जमीन हमारे पास है, 18 करोड़ हेक्टेयर। चीन के पास हमारी आधी है, क्षेत्रफल उसका हमारा 4 गुना है। और इस दृष्टि से, लेकिन जैसा अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदया ने भी कहा, तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3%, यानी कि हम वर्ल्ड की 17.6% पॉपुलेशन है। चीन भी 18.4% पॉपुलेशन है, लगभग हमारे बराबर। चाइना का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 28.4%, हमारा लगभग 3%। अब यहाँ एक बात और कहता हूं, सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है, 5200 से अधिक सिंगापुर अपने इस देश के भौगोलिक क्षेत्र में समा सकते हैं। हम उससे 5200 से भी अधिक बड़े हैं, 200 गुने से भी अधिक। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स सिंगापुर के हमारी तुलना में 7.5 गुने। सिंगापुर का स्थान 5वां आता है वर्ल्ड में हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में। पहला चीन का आता है, जिसके हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हमारी तुलना में 30 गुने हैं। सिंगापुर 5वें स्थान पे, हम 22वें स्थान पे। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज अपने देश की विभिन्न प्रकार की उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए विकसित न कर लेंगे, तब तक हम न तो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में देश का योगदान बढ़ा सकते हैं, न वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। और देश में अगर हमें अच्छी गुणवत्ता का रोजगार उत्पन्न करना है, देश में समृद्धि लानी है, तो हमें यह जो है तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करके देश की विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी या घरेलू प्रौद्योगिकी, स्वदेशी तकनीक या प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और हम अगर देखें तो आज की तिथि में हमारे देश में ज़्यादातर असेंबली लाइन्स, हम मोबाइल फ़ोन की असेंबल करते हैं। 96% वैल्यू के हम सारे कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। 4% वैल्यू एडिशन में हम यहाँ उनकी शोल्डरिंग, उनकी स्क्रू ड्राइविंग ये करते हैं। इसीलिए हम आज स्किलिंग की बात ही कर रहे हैं, कोई देश की जनता को स्किल्ड बनाए। इससे क्या है कि मान लो एरिक्सन कंपनी है, हुआई है, वो अपना अगर ATM डिस्पेंसर है या अपना वो जो है पासबुक प्रिंटर है या जो भी प्रोडक्ट असेंबल करते हैं, तो उसकी शोल्डरिंग वगैरह, मतलब बेसिकली हम मोबाइल फोन से लेके मेट्रो ट्रेन तक जो केवल असेंबली लाइंस चला रहे हैं, उसके डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन की ओरिजिनल इक्विपमेंट्स हमको सारे बाहर से लाने पड़ते हैं। तो इसलिए ये डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन के सारे कंपोनेंट्स की जब तक हम प्रौद्योगिकी अपने देश में विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी गुणवत्ता वाला रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते। क्योंकि यह डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में विभिन्न प्रोडक्ट, उनकी जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें कम से कम 100 गुना एम्प्लॉयमेंट
जनरेट होता है केवल असेंबली लाइन में 1% 2% एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट होता है। एक आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो 1986 में चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 15 से 20% कम थी। आज चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 5 गुनी ज्यादा है। तो यह कारण यह है कि एक छोटा सा हम उदाहरण दें। चाइना ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड में टोटल पेटेंट एप्लीकेशंस लगती हैं उनकी 46% करीब 15 लाख से ज्यादा 33 लाख कुल पेटेंट एप्लीकेशंस 2019 में लगी थी। उसमें से 15.5 लाख एप्लीकेशंस चाइना ने लगाई और हमारी जो एप्लीकेशन है वो लगभग 50,000 के आसपास है। यानी 1.6% है। चाइना की जो पेटेंट एप्लीकेशन है वर्ल्ड की टोटल पेटेंट एप्लीकेशन में उसका कंट्रीब्यूशन 46% है, हमारा उसमें 1.6%। यही डिफरेंस जो है इससे भी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन के रजिस्ट्रेशन। अब जो कुछ भी बनता है तो उसमें डिजाइन महत्वपूर्ण है। डिजाइन का रजिस्ट्रेशन जिस कंपनी ने जिस व्यक्ति ने अपने नाम कर लिया हुआ उसके ऊपर उसका 10 साल का एकाधिकार होता है। धीरे धीरे वो उसको रिन्यूअल करता रहता है तो वो डिजाइन पर उसका एकाधिकार बना रहता है। तो चाहे मोबाइल फोन के अनेक कंपोनेंट्स हैं, चाहे दूसरे उन सब में, चाहे एटीएम डिस्पेंसर है, चाहे पासबुक प्रिंटर है, उसके जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उनकी अलग अलग डिजाइन और उनके रजिस्ट्रेशन। और यह जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन में तो भारत का योगदान 0.96% है और चाइना का 53%। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमें विश्व में अपना जीडीपी, अपना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमें अपना अगर योगदान बढ़ाना है तो हमें अपने देश में घरेलू प्रौद्योगिकी या होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आवश्यकता है। आज हमारे सामने 5 प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कि हमारे देश में लगभग 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं और एमएसएमई क्लस्टर्स में आज आधे से ज्यादा इंडस्ट्री क्लस्टर्स में आधी से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस के कारण, तकनीकी अप्रचलन के कारण। जैसे हम उत्तर प्रदेश में ही देखें, फिरोजाबाद में कभी 550 कांच के सामान बनाने वाले कारखाने थे, आज उसमें से केवल 150 बचे हैं। क्योंकि 2 कारण हैं। एक सबसे पहला कारण तो यह है कि चीन, यूएई वगैरह में जो कांच के आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अपने फर्नेस जो है 1300 डिग्री के फर्नेस में वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, इसलिए वो आइटम कंपैरेटिवली जो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ हम 600-700 डिग्री टेम्परेचर वाले फर्नेस में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं है। अब छोटे छोटे उद्योगियों के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना जो फर्नेस है उसकी डिजाइन को बदल दे और उसके लिए कहीं न कहीं कलेक्टिव स्तर पर चाहे कोई उद्योग कंसोर्शियम बना के किया जाए, चाहे सरकार उसमें सहायता करे और हमें होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के नाते देश में अपने फर्नेस को भी चीन के जो फर्नेस है उनसे बेहतर, जब तक एक ट्रेपेजियम की समस्या है जो सिलिका की गुणवत्ता कुछ इस प्रकार की है कि उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के अभी हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी उसका बेनिफिशिएशन वगैरह और दूसरे कई तरह के विकल्प हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देश में आज जो विभिन्न प्रकार के करीब हम देखें तो जैसा मैंने कहा 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स एमएसएमई हैं और करीब 2500 इंडस्ट्री क्लस्टर्स आर्टिजन्स के हैं। इन सभी में टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, तकनीकी अप्रचलन की समस्या आ रही है। उदाहरण के लिए दूसरा हम बड़े उद्योगों में लें तो टेक्सटाइल में बड़े उद्योग भी हैं, छोटे भी हैं। कभी हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन 6.5% था, आज वो 3% से कम रह गया, जबकि बांग्लादेश का 6% से ऊपर हो गया, वियतनाम का 6% से ऊपर हो गया। और जबकि टेक्सटाइल हमारे देश में कृषि और पर्यटन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। करीब 1.50 करोड़ लोग सीधे सीधे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हैं
1,20,00,000 लोग होम बेस्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं। तो जब तक हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वीविंग हो, स्पिनिंग हो, चाहे डाइंग हो, इन सभी में जब तक हम गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस से हम उबर नहीं पाएंगे, तब तक चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे ग्लास आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फाउंड्री प्रोडक्ट्स हो, वो सारे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एक तो अपना इंडस्ट्री क्लस्टर्स में जो ऑब्सोलिसेंस आ रही है, दूसरी हमारी समस्या यह है कि देश में बड़ी मात्रा में हम आयात पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए देश में 90% सोलर पैनल हमको चीन से मंगाने पड़ते हैं। लगभग जो है 2 लाख लोगों का रोज एम्प्लॉयमेंट चीन में हमारे लिए सोलर पैनल बनाने में मिल रहा है। अब सोलर पैनल बनाने में कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। सिलिका को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इग्नाइट करेंगे तो सिलिकॉन इनगोट हम बना सकते हैं। सिलिकॉन इनगोट की थिन वेफर्स बना के, थिन वेफरिंग के माध्यम से, और उन वेफर्स का उपयोग हम फोटोवोल्टाइक सेल और फोटोवोल्टाइक पैनल बनाने में कर सकते हैं। तो दूसरा, जहां हम इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पे या दूसरे देशों पर निर्भर हैं, वहां पर भी हमको घरेलू प्रौद्योगिकी या होम ग्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने की आवश्यकता है। तीसरा, ऐसे बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स हैं, चाहे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो, चाहे 3D प्रिंटिंग हो, ब्लॉकचेन हो, या चाहे मैकाट्रॉनिक्स हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, इन सभी क्षेत्रों में हमको, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। और चौथा, हमको टेक्नोलॉजी विकसित करनी है जहां पर हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने तय कर लिया कोई पर्यावरण में प्रदूषण होता है पेट्रोल डीजल के वाहनों से, हमने कहा फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को हम 2030 के बाद उनकी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहे हैं। आज ही लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अधिकांश लोग जाने लगे हैं। अब देश में हजारों कंपनियां हैं जो इंजन के पार्ट्स बनाती हैं। अब ये पेट्रोल और डीजल के इंजन में लगभग 2000 हिस्से पुर्जे लगते हैं हर एक, और उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्कूटर और कार से लेके और ट्रैक्टर तक सब में हम वो सारे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब इसमें ये 2000 पार्ट वाले इंजन की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, इंजन के कंपोनेंट बनाने वाली हजारों कंपनियां बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, और उसकी जगह ले लेगा 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव। और उस इलेक्ट्रिक ड्राइव की टेक्नोलॉजी अभी भारत ने विकसित नहीं की। तो हम टेस्ला की लाएंगे, चीन की लाएंगे, कोरिया की लाएंगे, जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे। चाहे लिथियम बैटरीज हम काम ले रहे हैं, तो लिथियम बैटरीज में लिथियम और कोबाल्ट हमारे देश में होता ही नहीं है। चाइना ने तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वहाँ उनके 40% ये जो लिथियम कोबाल्ट आदि के मिनरल रिजर्व्स खरीद। हम ये रॉ मटेरियल सिक्योरिटी की समस्या आएगी तो हम चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं विचार करते? हम क्यों नहीं सोडियम आयन बैटरी की बात सोचें? क्यों नहीं हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की बात सोचें? तो कहने का मतलब है कि चौथा आयाम ये है। अब जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ चीन का उदाहरण ले लेते हैं। हम सब लोग डीवीडी काम लेते हैं, डीवीडी प्लेयर्स काम लेते हैं। चीन को लगा एक डीवीडी प्लेयर पर $4.5 की रॉयल्टी देश के बाहर जाती है। उन्होंने एक ईवीडी छोटा सा मॉडिफिकेशन के साथ एनहांस्ड वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी की बजाय ईवीडी डेवलप किया और ईवीडी प्लेयर्स डेवलप किए। और देश की सरकार ने अपने कानून इस प्रकार के बनाए तो वहाँ अब डीवीडी प्लेयर्स के जितने ही ईवीडी प्लेयर्स की सेल की, यानी कि उन्होंने एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक विकल्प विकसित किया। हम थोड़ा सा यहाँ एक उदाहरण से मैं बहुत और आगे स्पष्ट हो जाएगा कि टेक्नो नेशनलिज्म किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत बहुत अच्छी स्थिति में था। हमने फिक्स लाइन के 80,000 टेलीफोन लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज अपने देश में C-DOT में डेवलप कर लिए थे और वो मोटोरोला और सीमेंस से भी कई मायनों में बेहतर थे। और 2G में हमने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की, कोर डेप्थ। उसमें COR स्मॉल लेटर्स है, DECT कैपिटल। वॉइस और डेटा एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। आज भी दुनिया में कोई इंटरनेट की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वॉइस और डेटा साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर सकते। और 2G में हम मोबाइल टेलीफोनी के लिए उसको काम ले सकते थे। BSNL ने कुछ टावर्स दिल्ली में खड़े करके और उनकी ट्रायल्स भी की।
अचानक हमने जीएसएम टेक्नोलॉजी, जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट कर लिया। आज भी हम जीएसएम टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। तो हमने उस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। दूसरी ओर चीन का जन्म भी नहीं हुआ था 2G तक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। उन्होंने 3G, थर्ड जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे बढ़ने की सोची और पैसा पानी की तरह बहाया और कोशिश की कि वो दुनिया में सबसे पहले 3G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करके, लेकिन वो नहीं कर पाए। एक बहुत घटिया टेक्नोलॉजी ही वो विकसित कर पाए, TD-SCDM। लेकिन उन्होंने तकनीकी राष्ट्रवाद की नीति का अनुसरण करते हुए ये घोषणा कर दी, हम स्पेक्ट्रम रिलीज केवल TD-SCDMA के लिए करेंगे। उन्होंने किसी यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, केवल TD-SCDMA से ही उन्होंने अपना 3G का देश भर में विस्तार किया। इसके कारण उनका थर्ड जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का विस्तार चाइना बहुत कम हो पाया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं, उन्होंने केवल होम ग्रोन टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया। हमने कोर्टेक्स को छोड़ GSM अपना लिया। उन्होंने थर्ड जनरेशन के टाइम पे भी बहुत घटिया टॉर्चुअस वाहियात टेक्नोलॉजी थी TD-SCDMA, लेकिन वो उसी पे उन्होंने फोकस किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी पैसे को री इन्वेस्ट करके दुनिया में फोर्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सबसे पहले विकसित कर ली, TD-LTE। और आज वर्ल्ड के 60% टेलीकॉम नेटवर्क्स TD-LTE पे काम करते हैं, 4G। और उसी पैसे से उन्होंने फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले डेवलप की। अब हम लोग चीन से बहुत पहले 2G की कोडेक्ट डेवलप करने के बाद भी आज हम 2G, 3G, 4G, 5G सब में फॉरेन डिपेंडेंट। चाइना ने 3G से शुरू करते हुए 3G में बहुत ही आउटडेटेड बेकार टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की, फिर भी उन्होंने आज फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में वर्ल्ड में। तो इसलिए विश्व के समालोचकों ने कहा कि चाइना while pursuing the policy of techno-nationalism has attained the goal of techno-globalism। तो कहने का मतलब यह है, अब आज हम देखें तो हम अपने आप को ये कहलवाते हैं कि हम IT का हब हैं, हम IT की राजधानी, लेकिन एक्चुअली हम काम कर रहे हैं सन माइक्रोसिस्टम के लिए, एप्पल के लिए, गूगल के लिए, ओरेकल के लिए, SAP AG के लिए। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे। वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम कहीं नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का जो वर्ल्ड का मार्केट है, $432 बिलियन के दुनिया में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो $2 बिलियन का, ये लेस देन 0.5%। तो जब तक हम अपने प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे, आज जैसे उदाहरण के लिए गूगल मीट या जो भी हैं, तो वो सारे फॉरेन कंपनी। उसके साथ ही हम देखें हमारे सारे रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ होंगे, तो हम SPSS को काम लेते हैं या सिस्टेट को काम लेते हैं कि हम अपना कोई डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्या? तो हमें ये करना, मैं इसी चीन के उदाहरण को ही आगे बढ़ा। जैसे चीन ने देखा कि विंडोज के बजाय उन्होंने पहले रेडफ्लेक्स लिनक्स अडॉप्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, फिर उन्होंने एक चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद उन्होंने काइलिन डेवलप किया, उसके बाद उन्होंने नियो काइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, और उसके बाद इन सबको मर्ज करते हुए उन्होंने यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज चाइना के 40% पर्सनल कंप्यूटर्स उनके अपने चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। हम 100% विंडोज और एंड्रॉइड पे रहे। हमने ये बॉस पे शुरू में थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उस पर हमने आगे काम नहीं किया। आज चाइना ने अपना गूगल से ज़्यादा बढ़िया सर्च इंजन बायडू डेवलप किया। ये तो अगर कोविड नहीं फैलता, हो सकता है 2 या 3 साल बाद दुनिया गूगल के बजाय बायडू को सर्च इंजन के रूप में अपना लेती। उन्होंने जोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए भी बेडू करके एक अपना खुद का होम ग्रोन सिस्टम, वो भी GPS से कई मायनों में बेहतर। तो तकनीकी राष्ट्रवाद की दृष्टि से अपने मूल मुद्दे पे आता हूँ। मैंने ये एक बैकग्राउंड आपके सामने रखा। तकनीकी राष्ट्रवाद की दृष्टि से हम जो विश्व में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो हमें तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ देश में हमें अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। जैसे कि इन्फोसिस ने फिनेकल डेवलप किया बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमें
और हमारे मतलब जैसे जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे लगता है कुछ इंस्टीट्यूट्स मिलके कंसोर्शियम बनाएं, यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम बनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कंसोर्शियम बनाएं, और उसमें हम अगर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, चाहे छोटे प्रोडक्ट्स हो चाहे बड़े प्रोडक्ट, चाहे डेटा एनालिटिक्स का हो चाहे वो और कोई प्रोडक्ट हो, हमें इस प्रकार के अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप करेंगे तो हम होम ग्रोन प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकेंगे, और इसलिए हमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की बात सोचना है। मेक इन इंडिया में तो ठीक है, बॉम्बार्डियर कंपनी है, कैनेडियन कंपनी है, हमारे देश में मेट्रो ट्रेन असेंबल करती है, तो वो चलाती है, रन करती है, हम उनको पैसा देते हैं, वो यहाँ से पैसा बाहर ले जाते हैं। तो जब तक कि चाहे मोबाइल फोन से लेके मेट्रो ट्रेन तक जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं, उनके ऊपर काम करना मुझे लगता है कि हमारे देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को करना। और अगर हमने यह जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में ओरिजिनल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तभी जाकर भारत आगे बढ़ पाएगा। तो सबसे पहली चीज तकनीकी राष्ट्रवाद में यह आवश्यक है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह जो 5 प्रकार के हमारे जो आज प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। पहली, जैसा मैंने कहा, देश में 400 माइक्रो MSME इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं और करीब 2100 या 2500 के करीब आर्टिजन्स के क्लस्टर्स हैं। ये सारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के लिए जो हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आवश्यकता है, घरेलू प्रौद्योगिकी उनके लिए हमको विकसित करने की आवश्यकता है, उनके एक एक छोटे छोटे उसके लिए। तो सबसे पहली चीज वो आवश्यक हो जाती है। दूसरी, जिन चीज़ों के हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, उन चीज़ों को हमको मतलब जो है वो करना होगा। जैसे फार्मा में भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि वर्ल्ड के 40% एड्स के पेशेंट्स और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स दवाइयाँ भारत से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। एक समय था हम देश में बनने वाली दवाइयों के 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API जिनको कहते हैं, अपने देश में बनाते हैं। आज 70% API हम चाइना से इंपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं। तो दूसरी आवश्यकता यह है कि चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो चाहे केमिकल्स हो, उनके लिए, चाहे फार्मा के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो हम केमिकल्स जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में या फॉर्मुलेटर्स को जिस प्रकार के बेसिक केमिकल्स चाहिए, वो हमें विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, हमारे देश में रॉक फॉस्फेट की कमी नहीं है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा रॉक फॉस्फेट की गुणवत्ता में फ्लोराइड और रुबिडियम ज़्यादा है। तो हम उसकी बेनिफिशिएशन की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और अगर हम अपने इसको काम लें तो हम अपने देश में तो फिर डाइअमोनियम फॉस्फेट से लेके फर्टिलाइजर वगैरह ये सारा हम अपने देश में बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में जो कंपोनेंट्स, जो केमिकल्स हमको चाहिए बनाने की आवश्यकता है, हमारे देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उन सब के ऊपर अनुसंधान। तीसरी आवश्यकता मैंने शुरू में बताई थी, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मान लो हम पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे, या आज जैसे हम मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस का उपयोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके करने के साथ साथ सेल्फ ड्रिवन कारों के तक में इसका उपयोग हो रहा है। और एक जो सनराइज सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी, अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के पास है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा काम नहीं के बराबर। हमारा लगभग है AI में हम दुनिया से 10 साल लगभग पीछे रह गए। आज जैसे AI में क्या काम हो रहे हैं हम देखें तो इलिनॉइस यूनिवर्सिटी समेत देश दुनिया के अनेक विश्वविद्यालय जो क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन और क्रॉप राइपनिंग प्रिडिक्शंस करने में बहुत माहिर, उन्होंने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स AI बेस्ड डेवलप। उदाहरण के लिए जैसा मैंने कहा इलिनॉइस यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय। मतलब आदमी किसान ने मक्का कब बोई, उसकी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी, उसके बाद उसने कितने कितने फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि अपनी जमीन में डाले, और
किस तरह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बदलता गया, इसलिए उसकी फसल किस दिन पकेगी, कितना ईल्ड होगा, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे टमाटर हो और चाहे चना हो। यानी कि इन सब में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एग्रीकल्चर में हो रहा है, आज इसी प्रकार से एआई और रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स का उपयोग डिफेंस में हो रहा है। उदाहरण के लिए हमने अपना बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारी फेंसिंग की और उस फेंसिंग से हमको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, फिर भी घुसपैठ बराबर चल रही है। वो उस फेंस के ऊपर जो एक बड़ा वो स्लिपरी पैड लकड़ी का वो लगा देते हैं, उससे फिसल पट्टी बना के आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप। इजराइल ने अपना मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सबका उपयोग, उन्होंने ऐसे रोबोट्स डेवलप किए हैं जो उनके रेगिस्तान में 50 किलोमीटर की गति से दौड़ सकते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया गार्डियन। ऐसे सेंसर्स डेवलप किए हैं कि बॉर्डर पे, सारे बॉर्डर पे ऐसे सेंसर लगा दिए हैं कि वो सेंसर कोई भी 50 बॉर्डर से 50 मीटर दूर से कोई भी ट्रेसपासर घुसने की कोशिश करता है उनके देश की सीमा में, और फिर तब तक उनके सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंच जाते हैं जब ये गार्डियन जाता है। तो मीनवाइल, तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एग्रीकल्चर से लेके बॉर्डर डिफेंस से लेके सभी जगह हो रहा है। इवन आजकल तो फाइन आर्ट्स में अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेंटिंग बनी, ऐसा मान रहे थे कि 7,000 से 10,000 डॉलर में बिकी, लेकिन वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए में बिकी। तो कहने का मतलब 45,000 डॉलर। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में और परफॉर्मिंग आर्ट्स, आज म्यूजिक के फील्ड में इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स डेवलप हो गए हैं कि पूरा म्यूजिक का गाना कंपोज करना, लिरिक्स कंपोज करने, उसका म्यूजिक से कंपोज करना, इवन डांस के लिए कोरियोग्राफी उसकी, मतलब 2 लाख कर्मचारी आईबीएम में, भारत में उन्होंने 1.5 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लगा रखे हैं। तो उनकी एट्रिशन रेट क्या होगी, किस गति से वो काम छोड़कर जाएंगे। तो वो जो है मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस से ये एट्रिशन रेट का प्रेडिक्शन और कौन व्यक्ति कब काम छोड़कर जाएगा ये हो सकता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेल्फ ड्रिवन कारों का जो बन रहा है, जो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, उसको इलेक्ट्रॉनिक आई के साथ जोड़ के कार के 360 डिग्री में 250 मीटर तक कोई भी मूवमेंट है, कोई गड्ढा है, कोई कार आ रही है, पीछे से गाय आ रही है, कोई बच्चा आ रहा है, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, साइड से कुछ आ रहा है, वो 360 डिग्री में बहुत एफिशिएंटली डिटेक्ट कर लेता है और उस कार को अकॉर्डिंगली ड्राइव करता। और इसलिए आज सेल्फ ड्रिवन कारें आनी शुरू हो गई। अब हमें थोड़ी आगे की बात सोचें भाई जी, में धीरे धीरे ये सेल्फ ड्रिवन कारों का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलन में 5,000 ड्रॉप कर देगा, तो फिर किसी को अपनी कार रखने की जरूरत नहीं। भगवती प्रकाश अपने यूनिवर्सिटी से निकलेगा, अपने मोबाइल में 3 क्लिक करेगा, आसपास जो भी सेल्फ ड्रिवन कार होगी वो आ जाएगी और मैं उसमें बैठ के एयरपोर्ट चला जाऊंगा और अपने मोबाइल के गेटवे से उसका पेमेंट करूंगा। तो धीरे धीरे हो सकता है कि ये कार की डीलरशिप भी खत्म हो जाए, कोई कार खरीदेगा ही नहीं। बेंगलोर में 10,000 कार डाल दी, मुंबई में 20,000 कारें डाल दी है 4 कंपनियों ने मिलकर सब। तो कहने का मतलब ये कि जो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले 10 से 20 साल में, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उनको हमको एंटिसिपेट करना होगा और तकनीकी राष्ट्रवाद के नाते देश में इन सारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए हमें अपने आज की तारीख में जो विश्वविद्यालय हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उन सब में रिसर्च पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से लेके और इस तरह से सभी तरह के उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से लेके और जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस की समस्याएं हैं उन सबसे उबरने के लिए हमें काम करना है। अब इसके लिए 3 प्रकार की आवश्यकता है। एक तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा बजट ही बहुत कम है R&D पे। हमने 2003 की जो पॉलिसी लाए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें घोषणा की थी कि हमारा R&D पे खर्च केवल 0.68% है, उसको हम 2013 तक 2%, लेकिन फिर 2013 तक वो नहीं बढ़ पाया, वही 0.7% ही रहा। फिर हमने कहा कि 2023 तक इसको करेंगे, लेकिन करेंगे उसके लिए हमारा टैक्स GDP रेशो भी इम्प्रूव होना चाहिए।
और दूसरी चीज यह है कि आज देश में 1000 के करीब यूनिवर्सिटीज या दूसरी डिग्री अवार्ड करने वाली बॉडीज हैं, चाहे IIT हो, IIM हो, एम्स हो, ये सारे। तो ये जो और करीब 51,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने इन सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च में उन बातों को फोकस करने की आवश्यकता है जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी आज हमें आवश्यकता जिसकी है। मैं एक थोड़ा पुराना उदाहरण है, लेकिन एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग एग्जाम्पल है, इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ। हमने जब क्रे सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहा, हम उसका 32 करोड़ रुपया तक देने को तैयार थे। अमेरिका ने कहा कि नहीं भैया, आप इसको ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी या कहीं न्यूक्लियर रिसर्च में सिमुलेशन में काम लेंगे तो नहीं लेने। तो हमने 30 करोड़ रुपए में उस समय सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना करी, जो 32 करोड़ एक सुपर कंप्यूटर के देने को तैयार थे। और वहाँ जैसे हमारे विजय भाटकर जी और कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि दुनिया में किसी ने पैरेलल प्रोसेसिंग को सोचा नहीं, हमको प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाए, हम पैरेलल प्रोसेसर डेवलप करें। और हमने परम पैरेलल प्रोसेसर डेवलप किया और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उस समय के क्रे सुपर कंप्यूटर से फास्टर थी। कई मायनों में जो सुपर कंप्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं था परम। लेकिन आज हम 537 टेराफ्लॉप प्रोसेसिंग स्पीड वाले परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी के ऐसे पैरेलल प्रोसेसर्स बना रहे हैं, और जो दुनिया में सबसे ग्रीन यानी कि मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट वो माने जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमें अपनी हो और उसकी कॉस्ट नहीं 37 लाख रुपए, हम 32 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, और उससे फास्टर प्रोसेसिंग करने वाला पैरेलल प्रोसेसर हमने डेवलप किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें कैपेबिलिटीज पे सोचना चाहिए। हम दूसरे को एमुलेट करें, दूसरों की नकल करें, ये जरूरी नहीं है। मान लो चाइना ने DVD की बजाय EVD प्लेयर डेवलप किया और DVDs डेवलप की, उसी तरह से हमने सुपर कंप्यूटर के बजाय पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम किया और पैरेलल प्रोसेसर डेवलप किए। तो इस तरह से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करें सबसे पहले, और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद हमें अपने देश में उसे अपनाना चाहिए। जैसे हमने कोर्टेक टेलीकॉम में डेवलप की 2G के लिए, उसे छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। एक बार अच्छी बुरी जैसी भी हमने अगर होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हमें अपना सारा फोकस उस टेक्नोलॉजी पे करना चाहिए। और यहाँ तक कि सरकार को अपने रेगुलेशंस और लॉज भी इस प्रकार के बनाने चाहिए तो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की तुलना में। हमारे तो कई प्रोडक्ट्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, यानी कि हम अंतिम प्रोडक्ट इंपोर्ट करें तो उस पर, जैसे अभी बहुत अच्छा हमारी वित्त मंत्री ने निर्णय लिया कि जो मोबाइल फोन है उस पर से ही पिछले साल सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लागू की, इस बजट में भी उसका किया 1,46,000 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें 13 सेक्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है और जिसमें देश को प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, उनके लिए यह जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वह भी एक प्रकार से तकनीकी राष्ट्रवाद का ही हम कह सकते हैं कि उसका जैसे ऑयल सीड्स में हम विदेशों में निर्भर हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में 70 के करीब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। तो जब तक उनमें हम अपनी आवश्यकता के लिए हाई यील्डिंग सीड से लेके जिस तरह की प्रौद्योगिकी चाहिए वह विकसित नहीं करेंगे तो हम तब तक अपना आयात पर निर्भर ही करेंगे। और यहाँ आज के समय में हमें एक काम और करने की आवश्यकता है। आज जैसा मैंने कहा कि भारत के पास विश्व की सर्वाधिक 18 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, और आज की तारीख में केवल 7 करोड़ हेक्टेयर से भी कम सिंचित भूमि है। हमारा करीब 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी जो नदियों में बहकर चला जाता है, उसका उपयोग हम ठीक से करें तो 15-16 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर सकते हैं। अगर हमने 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित कर लिया तो हम विश्व की 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश को ही लें तो हमारा आलू जो है उत्तर प्रदेश
देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक प्रदेश है। अब हमारा करीब 35 लाख टन आलू सरप्लस होता है। हमारी जो खाने पीने की उत्तर प्रदेश में डिमांड है आलू की, और सीड के लिए जितना आलू चाहिए उससे हमारा 35 लाख टन ज्यादा होता है। फर्रुखाबाद आलू की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन आसपास कहीं पोटैटो के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, पोटैटो पाउडर, पोटैटो चिप्स कुछ भी बनाने का कारखाना नहीं। हमने कोशिश की कि इसमें कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे प्रमोट किया जाए, तो एक प्रारंभिक जानकारी ये भी मिली कि जिस प्रकार का आलू बोया जाता है वह राष्ट्रवाद में हमें यह देखना होगा कि हम अपना एग्रीकल्चर क्रॉप्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो देश में 3 करोड़ टन अनाज सरप्लस पैदा होता है, और कहीं आलू फेंकना पड़ता है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है, कहीं सारे। अगर हम ये सोच लें कि भाई जो गांव, हर ब्लॉक लेवल पे जो गांव हैं वहाँ जो कृषि फसलें हैं वो, देखिए कच्ची कृषि फसलें हम अगर जो है बेचेंगे, किसान की आय कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि गेहूं चावल के दाम 2 रुपए किलो भी कभी भी बढ़ा दिए जाएंगे तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो हमें किसान को फूड सिस्टम का पार्ट बनाना होगा। फूड सिस्टम का पार्ट बनाना होगा तो हमें फूड प्रोसेसिंग की, यानी कि फूड के क्रॉप्स के, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की तकनीक को गाँव में ले जाना होगा। और अगर उदाहरण के लिए किसान गेहूं के दाम तो 2 रुपए किलो ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर वह गेहूं बेचने की बजाय आटा, मैदा, सूजी, केक, पेस्ट्री आदि अगर बेचेगा तो उसके लिए गांव में वैल्यू जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज गांव में लगे और किसान उसमें सहभागी बने। चाहे आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए। मुझे तो ये लगता है कि अपने देश के विश्वविद्यालयों में हमें ये एग्री प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के कोर्सेज लागू करने चाहिए। कोई व्यक्ति बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी करके निकल रहा है और वह अपने गांव में जाके अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करे या वह कोई गाँव के क्लस्टर से वो उसको कोई न कोई हम वैल्यू एडिशन करें, तो तकनीकी राष्ट्रवाद की दृष्टि से भारत के जो 6 लाख से अधिक गांव हैं और इन गांवों में के जो 10-20 गांवों का एक जो ब्लॉक है या जिला स्तर पे हमारा कृषि विकास केंद्र है, तो मुझे लगता है कि चाहे हम कृषि विकास केंद्र को केंद्र बनाएं या हम ब्लॉक लेवल पे करें और वहाँ की कौन कौन सी कृषि फसलें हैं, कौन सी वन उपज है, मान लो देश के जो इलाकों में वन है, या और दूसरे कौन से मिनरल्स हैं, तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मिनरल्स, उस क्षेत्र की वन उपज और उस क्षेत्र की कृषि फसल, इनके मूल्य संवर्धित उत्पाद, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की टेक्नोलॉजी उन क्षेत्रों में ले जाना, और उसके लिए हमारे देश के जो CSIR की लेबोरेटरीज हैं, चाहे हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, तो इस प्रकार से अनुसंधान करें कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए हम मतलब जो है उस प्रकार की तकनीक विकसित करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो तकनीकी राष्ट्रवाद के दृष्टि से जहाँ एक तरफ हमें अपने 6 लाख गांवों में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मूल्य संवर्धित उत्पाद, उन गांवों की कृषि फसलों, उनकी विभिन्न अन्य प्रकार की प्राकृतिक उत्पादों के बनाने के लिए जो हमको प्रौद्योगिकी विकसित करनी है, वहीं हमको देश के विभिन्न जो MSME क्लस्टर्स हैं उनके लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के चाहे कृषि विश्वविद्यालय हैं और चाहे दूसरे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, उन सबको इन विषयों पर अनुसंधान करना चाहिए और इसके ऊपर हमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आगे बढ़ाना चाहिए। और आज अगर हम देखें तो मुझे एक इन दिनों आंकड़ा देखने में मिला कि जैसे भारत में विज्ञान पर अनुसंधान के लिए 1930 में CV रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था, उसके बाद में शांति के लिए दूसरे सारे साहित्य मिले, लेकिन साइंस में रिसर्च के लिए 1930 के फिजिक्स में मिले जो रमन इफेक्ट नोबेल प्राइज के बाद किसी को नहीं मिला।
हम देखते हैं अभी एक इसराइल कितना बड़ा देश है, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो हमारा अक्सर चीन जो चीन ने ले लिया वो भी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। छोटे से देश की एक यूनिवर्सिटी भी तो उन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है जिसके पास 2000 के बाद सबसे ज्यादा टॉप 10 यूनिवर्सिटी जिनके पास सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट्स हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि तकनीकी राष्ट्रवाद की दृष्टि से हमें अपने देश में उस प्रकार की जो आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं उनमें अनुसंधान को बढ़ावा देना, और हमारे जो शोधार्थी हैं वो सारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप या तो जहां इंटरनेशनल बेंचमार्किंग करें कि भाई दुनिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों की क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस क्या है, उनकी जो इनोवेटिवनेस है डिपार्टमेंट्स की, और जिस प्रकार का अनुसंधान उनके द्वारा किया जा रहा है, हम उनसे बेहतर या कम से कम उनके समकक्ष हमारा अनुसंधान करें। तो वो एक प्रकार से हम चूंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमको अपने विद्यार्थियों को भी सेंसिटाइज करना होगा, और हमको उनके चाहे पीजी डिसर्टेशंस हैं, एमटेक के हैं, एमएससी के डिसर्टेशंस हैं, और चाहे हमारा उनके पीएचडी थीसिस है, हमें इस पर अनुसंधान करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि देश किन किन चीज़ों के आयात पर निर्भर है। जैसे उदाहरण के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ फॉर्मुलेशन होता है, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो फॉलिक एसिड चाहिए वो फॉलिक एसिड हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो फॉलिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे फॉर्मुलेटर्स वो फॉलिक एसिड देश में बना हुआ खरीदे। और फॉलिक एसिड की टेक्नोलॉजी में कोई गोपनीयता भी नहीं, हम बना सकते हैं, बल्कि हम पहले बनाते भी थे। यहाँ एक बात ये भी सोचने की है कि जैसे पहले देश में सारा फॉलिक एसिड हम ही बनाते थे, और ये सारे विटामिन बी के फॉर्मुलेटर्स देश में ही खरीदते थे। 6 से 7 हजार रुपए किलो में फॉलिक एसिड उनको मिल जाता था, होम ग्रोन देश में बना हुआ। चाइना ने हमारे यहाँ डंपिंग शुरू की, 4,500 रुपए किलो में फॉलिक एसिड बेचना शुरू किया। तो हमारे देश के सारे फॉलिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि सारे फॉर्मुलेटर्स ने देश के बाहर से लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ तकनीकी राष्ट्रवाद की आवश्यकता है कि अगर सरकार उस समय चाइना ने जो 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू की, उसमें अगर 60-70% एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगा देती, तो वो चाइना का फॉलिक एसिड यहाँ महंगा हो रहता, तो ये हमारे देश के कारखाने बंद नहीं। अब जब बंद हो गए तो चाइना ने 2016 के जनवरी से दिसंबर के बीच में फॉलिक एसिड के दाम 4,500 रुपए किलो से बढ़ाकर 11 गुने कर दिए, 50,000 रुपए किलो लेने शुरू कर। तो कहने का मतलब यह है कि यह जब कभी कोई चीज हमारे देश में बनती है, हमारे पास उसकी प्रौद्योगिकी है, और वो अगर बाहर से चीन या मलेशिया या अमेरिका कहीं का भी कोई कंपनी यहाँ डंपिंग करती है, उसकी घरेलू लागत से भी कम कीमत पर केवल इसलिए बेचती है कि हमारे देश के कारखाने बंद हो जाएं, तो तकनीकी राष्ट्रवाद में यह भी शामिल होता है कि हम अपने देश में जो उद्योग हैं और उनके पास जो प्रौद्योगिकी है वह बची रहे। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण इसी तरह का और दे देता हूँ। देश में 49 सोलर पैनल के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो थे हमारे देश में सोलर के 70% आउटपुट वो अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। जब हमने 100 गीगावाट की सोलर की कैपेसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी की घोषणा कर दी, तो चीन ने बहुत सस्ती सोलर पैनल्स की डंपिंग शुरू। उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी भी बनाई, उसने ये भी कहा कि हाँ साहब, चीन जो बेच रहा है वो घरेलू कीमत से भी कम कीमत में बेच के हमारे उद्योगों को बंद करने का षड्यंत्र कर रहा है। अमेरिका ने उस समय चीन के पैनल्स पे 107% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा ली, ताकि वो 2 गुने से भी ज्यादा महंगे लगे। जापान ने भी यही किया, अपने उद्योगों को बचा लिया। हमने हीरो सोलर, विक्रम सोलर, इंडो सोलर आदि 50 जो सोलर पैनल बनाने के कारखाने। बात है कि जिन क्षेत्रों में हमने अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, उस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई दूसरा देश यहाँ सस्ती डंपिंग करता है,
तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के और हमारे वो जो टेक्नोलॉजी बियरिंग इंडस्ट्री है उसको हम प्रोटेक्ट करें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इसको मैं निष्कर्ष रूप में 5 बातें जो मैंने कही है उन्हीं को रिपीट करके केवल उनका पुनर्स्मरण करा देना चाहता हूँ। तो वे सारे क्षेत्र जिसमें हमारे देशों की उद्योगों की प्रौद्योगिकी अप्रचलित होती जा रही है उसमें हम रिसर्च करें और उसमें हम घरेलू प्रौद्योगिकी विकसित करें। वे सारे एमएसएमई क्लस्टर्स जहां हम इंडस्ट्रियल सिकनेस आ रही है उनके लिए हम प्रौद्योगिकी विकसित करें। जिन चीजों में हमको डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन के सारे कंपोनेंट्स बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, जिस तरह के डायोड हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ कर सकते हैं, उन सबको हम यहाँ करें। जो हमारे गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार की जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज वहाँ मूल्य संवर्धन की दृष्टि से लगानी आवश्यक हो, उसके लिए हम प्रौद्योगिकी विकसित करें। किस प्रकार का प्रिजर्वेटिव चाहिए, किस प्रकार की, तो ये सारी चीजें वहाँ हम करें। और जो सनराइज सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में उदीयमान उद्योग हैं, उदीयमान जो रिसर्च के क्षेत्र हैं, आने वाले समय के जो 10 से 20 वर्षों में जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, खास सोलर में हम क्यों पैनल पर जाएं, हम क्यों नहीं थिन फिल्म सोलर जनरेटर्स डेवलप करें। आज बायोलॉजिकल सोलर पार्क्स बनाने की बात चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो दुनिया में विभिन्न प्रकार के नए नए वर्टिकल्स रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसके ऊपर हम काम करें। तो मूल बात यह है कि हमें देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में हमको प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है हम उस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकसित करें। अच्छी बुरी रिप्लेसमेंट जैसी भी कैपेबिलिटी हम बनाएं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको अपनाने के लिए देश में वैसे कानून बने जिससे कि लोग उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करें जो होमग्रोन टेक्नोलॉजी है। और तीसरी चीज ये है कि बाहर से इस तरह की टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स की डंपिंग होने पर हम उसका भी प्रतिकार करें। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के सभी रिसर्च सुपरवाइजर्स और सारे रिसर्च स्कॉलर्स को हम इस बात पर सेंसिटाइज करें कि री इन्वेंशन ऑफ व्हील की बजाय हम बिल्कुल नए वर्जित एरिया में ऐसा अनुसंधान करें जो हमने 5 क्षेत्रों की बात। तो मूल रूप से यह जो तकनीकी राष्ट्रवाद का निष्कर्ष रूप में मैं आपके सामने रखा है और मुझे लगता है कि इससे एक स्पष्टता निश्चित रूप से आई होगी तो हम इस दिशा में आगे बढ़ने में सफल होंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात यहीं पूरा करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आप उद्बोधन से सभी के निश्चित रूप से आपने जो विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया है उसके लिए हमें चिंतन करना होगा और चिंतन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आपके विचारों से हम सभी सहमत भी हैं और आपके विचारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर, जनता के स्तर पर, वैज्ञानिकता के स्तर पर और तकनीकी के स्तर पर हमको विचार करना होगा। हम तकनीकी का विकास भी करना है, तकनीकी का विस्तार भी करना है और उसकी रक्षा भी करनी है। और इसलिए जितने भी आवश्यक नीतिपरक सुधार हो सकते हैं उन सभी को सुधार करने की भी हमें आवश्यकता है। आपने नए शोध की ओर प्रवृत्त होने की बात भी कही जो निश्चित रूप से हमें नए मार्ग की ओर और नई ऊंचाइयों की ओर और भारत के राष्ट्रवादी तकनीक को विश्व में व्याप्त करने की ओर और साथ ही भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा और भारतीय सोच को संरक्षित और सुरक्षित रखने की ओर हमें प्रवृत्त करेगी। भवद्भ्यः धन्यवादः। भवता भवान् संस्कृतमपि जानाति एव। मुझे पता है कि आप संस्कृत भी जानते हैं और संस्कृत माध्यमेन अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयितुम् इच्छामि यतोहि भवन्तः प्रारम्भिके काले एव यजुर्वेदानां मन्त्राणां माध्यमेन यत् भवितुं शक्नोति तत् निमित्तम् उक्तवान्। आपने प्रारंभ में ही यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से और विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से हमें यह बताया कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे विचार और हमारा विज्ञान और तकनीकी कितना
विकसित रहा है। आज उसी विकास की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम जो कहा गया है वह करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हमें राष्ट्रहित में तकनीकी को विकसित करना होगा, स्वयं उसका उपयोग करना होगा, उसके लिए आवश्यक सुधार भी करना होगा और इसी के माध्यम से भारत एक ऐसे राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सकता है जिस राष्ट्र की आवश्यकता इस संपूर्ण विश्व को है, न केवल भारत को, अभी संपूर्ण विश्व को है। स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का भी हमें मार्ग प्रशस्त करना होगा। हम उपभोक्ता के रूप में भी हैं और वैज्ञानिक तकनीकी के विकास के प्रवर्तक के रूप में भी हैं। हमें इन दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा। आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन एवं धन्यवाद। आपके वक्तव्य से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तू अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी किसी को नहीं मिलती, तो अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। हम आपके प्रेरक उद्बोधन से विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि इन तकनीकी के विकास में निश्चित रूप से अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं प्रोफेसर संजय के शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस व्याख्यान के सार विचार हम प्रस्तुत करें। प्रोफेसर संजय के शर्मा सर, आप आईटी डायरेक्टर हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके सार विचार से हम सभी को उद्बोधित करें। विज्ञान भारती दिल्ली की 2021 की व्याख्यानमाला में प्रथम व्याख्यानमाला में उपस्थित अध्यक्ष माननीय डॉक्टर देवेंद्र प्रकाश जी भट्ट, मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम कटियार जी, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मुख्य वक्ता आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, आप सभी को नमस्कार एवं बहुत बहुत स्वागत। एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय विज्ञान भारती ने आज लिया, तकनीकी राष्ट्रवाद, जो बहुआयामी है। अनेक विमाएं, अनेक दिशाएं इसको छूती हैं। मूल रूप से अंतिम लक्ष्य अर्थशास्त्र पर जाता है। जीवन के भारतीय संस्कृति के अनुसार भी जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस सारे के सारे उसमें सबसे विशेष बात थी कि माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि तकनीकी राष्ट्रवाद को हम जीवन में तेजी से उतारने के लिए उद्यत हैं और इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और भारत माता की आराधना इसके लिए निरंतर चलती रहेगी। भारत माता की आराधना। साथ ही अनेक विषय प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी ने लिए और स्पष्ट तरीके से बताया कि हमारी दिशा क्या है। कुल मिला के अंतिम जो उद्देश्य रहने वाला है वो है नेशनल इनोवेशन। हालांकि झगड़ा हो सकता है कि हम नेशनल इनोवेशन की बात करें या ग्लोबल इनोवेशन की बात करें, ये दोनों एक पर्याय चल सकते हैं साथ साथ, लेकिन सबसे स्पष्ट बात है कि विश्व कभी नहीं सुनता कभी निर्बल जनों का शांति पर वचन। विश्व उसी की बात सुनता है जिसके पास दम होता है। और निश्चित रूप से भले ही हम विश्व बंधुत्व की बात करें, लेकिन विश्व बंधुत्व को समझाने के लिए हमारे पास सबसे सुंदर भाषा संस्कृत है, लेकिन हम नहीं समझा पाए दुनिया को। भले ही आज अपने उपयोग के लिए वो मान रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं समझा पाए। इसीलिए हम लोगों का शक्तिशाली होना जरूरी है। शक्तिशाली होने के लिए ये जो माध्यम है इनोवेशन, यही एक मूल चिंतन बिंदु रहने वाला है जीवन में, जिससे इस राष्ट्र का उत्थान होगा। हालांकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज हैं, अलग अलग प्रकार की पॉलिसी, बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे R&D इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं होती। यूनिवर्सिटी और R&D का एक बहुत गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया। ये करना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे आदरणीय कुलगुरु जी तो यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री
राउंड टेबल कराते रहते हैं, हम लोगों को उनकी छाया में रहने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटी हम लगातार कर रहे हैं। हमेशा नूतन नया ज्ञान उनकी छत्रछाया में मिलता रहता है। आप सभी से मैं बहुत समय लूंगा, 3 मिनट का समय था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनोवेशन के लिए हम सब लोग प्रेरित हों, और जितनी भी अपने चारों तरफ इंडस्ट्रीज है, सोसाइटी, सब जगह ये भाव सबके लिए पैदा हो कि हम अपने राष्ट्र की चीज को, अपने राष्ट्र के हित के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर संजय के शर्मा जी। आपने बताया कि हमें तकनीकी राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित में तकनीक को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और निश्चित रूप से हम सभी का उद्देश्य भी यही है, और स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से भी इसी उद्देश्य की पूर्ति में नित नए आयामों को रचते हुए इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से यह पहल की गई है। और यह अभी वर्चुअल माध्यम में हो रहा है, भविष्य में यह सभी के साथ एक साथ बैठ करके एक स्थान पर भी होगा, और इन आयामों से, इन व्याख्यानों के माध्यम से हम यह समझ पाएंगे कि हमें अब भविष्य में किस तरह की नीतियों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, वह नई शिक्षा नीति अब नए विचारों को लेकर के हम सभी के सम्मुख उपस्थित हुई है, स्टार्टअप नेतृत्व करने की क्षमता भी रखती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस कार्यक्रम की सह समन्वयक और सह सचिव स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो कि बायोटेक डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्षा हैं NIET ग्रेटर नोएडा में, मैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा मैम से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन और साथ ही इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति की ओर अर्थात समापन की ओर लेकर चले। डॉक्टर रश्मि मिश्रा मैम। Thank you so much, Ashutosh ji. Vote of thanks is a very small word for what all we have gained today on this platform. But still, it's my privilege to offer thanks to all in the event, especially to Honorable Chief Guest, State Minister Science and Technology, UP, Nilima Katiyar ma'am, for taking out the time and gracing the event by her presence and showering the waves of confidence for the contribution of science and technology. Thank you so much, ma'am, for gracing the event. Respected VP Sharma sir, Honorable Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Greater Noida, for sharing his thoughts and his wide experiences by talking of multi-directional technology and his rich traditional use of metallurgy to AI, from agrotechnology to mechatronics. Probably none of the area of science and technology he left untouched today. Online has given us so many privileges. The only disadvantage is that we could listen him little less. If we would have had time, we could have listened him more. Thank you so much, sir, for coming and gracing the event and sharing your wide experience with us. I would express my sincere gratitude towards DP Bhatt sir, President Swadeshi Science Movement, Delhi, for promoting such an intellectual event and giving us a platform to learn more and more. I'm grateful to Ashutosh Prateek ji for moderating the event so well and beautifying the complete event by his fragranting word. Thank you so much, Ashutosh ji. My sincere thanks to Sanjay Sharma sir for his constant support and guidance throughout the preparation of the event. Thank you so much, sir. I would like to thank the entire organizing team for being together and working together to make the event very successful today. I would like to thank one and all present today for coming, joining the event, and by their presence, blessing it and making it a success. Thank you so much, one and all present today in the event. The next series of the talk session will be on 13th February, same time, 5:30 p.m. So we'll be looking forward for the presence of everybody and blessing the event. I would request all present today to please unmute yourself and to raise for the national anthem. First national anthem. Ashutosh ji, can we start it, please? जी मैम। जनगण मन अधिनायक भारतीय विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा विंध्य उज्जवल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जय हे भारत भाग्य भाग्य जय हे जय 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 है जय 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 हे जय हिंद। वंदे मातरम। सभी को नमो नमः। शुभम भवतु।